देखिए आज हम कक्षा 10 का सेट 2 2023 कोड है 824 के। ठीक है, अनसॉल्व पेपर है विज्ञान का आपका। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखें, आपको स्थितियां फिर रिपीट कर देंगे एक बार, कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मतलब मुख्य फोकस के या फोकस बिंदु के बीच में रखा जाता है, यहाँ पर बीच में रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब याद रखना है कि वास्तविक अवतल दर्पण में तो 26 स्थिति को छोड़कर इसके पहले वीडियो में बताए हैं वास्तविक ही बनता है और बड़ा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में जी? अवतल दर्पण। तो यदि वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो उसे दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य रखा जाएगा। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? आप लोगों को पढ़ाया गया था लेंस की क्षमता के लिए, इसको P से व्यक्त करते हैं, पावर ऑफ लेंस 1/f मीटर में होता है। तो बोलोगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, उल्टा है ना जी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मात्रक पूछा है तो बताइए 1/मीटर ना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, या इसका मात्रक डायोप्टर होता है जो ऑप्शन में दिया। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। सबसे अधिक विचलन कोण किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, याद रखना। सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। अपवर्तन भी अब बैंगनी रंग का होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और कम किसका होता है जी? लाल रंग। किसका? लाल रंग। लेकिन तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो सबसे अधिक लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है और लाल रंग या बैंगनी रंग की सबसे तरंग दैर्ध्य कम होती है। इतना समझ आ रहा है? 4 नंबर है, नहीं है। हाँ, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, याद रखना है। जो चालक का प्रतिरोध होता है, याद रखना है, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, लेकिन आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई तथा पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, लेकिन चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद है कि 6वां नंबर, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका याद रखना। यदि न्यूनतम प्रतिरोध की बात की जाए, ये आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे, न्यूनतम प्रतिरोध की बात की जाएगी तो यहाँ पर समांतर क्रम होना चाहिए, और अधिकतम प्रतिरोध की बात की जाए तो श्रेणी क्रम। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम, अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम, ये याद रखिए। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम और अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम। आगे कह रहा है कि देखिए धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर और एक दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2। दिख रहे हैं? धारावाही चालक पर लगने वाला बल 2 चीजों पर निर्भर करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम याद रखना है, और एक दाएं हाथ का हथेली नियम नंबर 2।
आपको केवल इसी को पढ़ना है, दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर। उसके बाद आप लोग 12 में पढ़ोगे, ठीक है। आगे अब देखिए, इतना तो फिजिक्स में समझ में आ गया कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखते हैं तो वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी का, सबसे कम लाल का। चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल, लंबाई तथा घनत्व पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दो कारकों पर होती है, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ का हथेली नियम नंबर 2। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का उपभाग 2। कह रहा है इस समय कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो, ठीक है, पोटेशियम, ठीक। देखिए इसमें क्योंकि तांबा, सोना, एल्यूमिनियम ये ठंडे जल से नहीं करते। इसमें जो पोटेशियम क्षार धातु में होती है, माने एस ब्लॉक के तत्व, इस ब्लॉक के तत्व ही ठंडे जल से क्रिया करके करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। एल्कीन का सूत्र आपको बताया गया कब, देखो एल्कीन का सूत्र क्या होता है बताओ। तो एल्कीन का सूत्र आप लोग पढ़ोगे तो एल्कीन का होता है सूत्र CnH2n, बताया गया था आप लोग को। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। याद रखना है, CHO रहेगा तो एल्डिहाइड होता है, पढ़ाया गया है। एक IPSC नाम का वीडियो हो सकता है तो कमेंट कीजिएगा। यदि IPSC नाम का वीडियो आपको चाहिए तो बोलिएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा। यदि CO रहेगा तो ये कीटोन होता है, यदि COOH रहता है तो इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और यदि बॉन्ड OH रहता है तो इसको एल्कोहल कहते हैं। सब मालूम होना चाहिए। देखिए यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं। डबल बॉन्ड रहित एल्कीन, याद रखो, डबल बॉन्ड रहित एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड रहित एल्काइन। उसके बाद एल्काइन का सामान्य सूत्र बनेगा तो CnH2n-2 हो जी, कहाँ हुआ, CnH2n-2। उसके बाद कह रहे हैं कि एक विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, वो क्षारीय होगा, ये याद रखना। लाल को नीला करेगा क्षार और नीला को लाल करेगा तो अम्ल, ठीक। यदि लाल को नीला करेगा तो क्षार और नीला को लाल करेगा तो अम्ल। तो देखो इसके लिए pH का मान 7 से अधिक होता है और इसका मान pH के लिए 7 से कम होता है, ठीक है। क्षार के लिए pH का मान 7 से अधिक, अम्ल के लिए pH का मान 7 से कम, आपको वीडियो में पढ़ाया गया। क्लोरीन के अणु का बंध बनाना है, जैसे मान लो क्लोरीन द्विपरमाणु अणु होता है, HOCl। क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया। अभी हम तो नहीं पढ़ा सकते भाई, क्योंकि मान लीजिए टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, इसमें तैयारी भी करना है हम लोग को, जम के तैयारी कीजिए। तो 7 1 8 7 1 8, कोई कोई बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई ना। तो देखो जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर सहसंयोजी आबंध होता है। कौन सा आबंध होता है जी, सहसंयोजी आबंध। और सहसंयोजी आबंध से आप लोग देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजी आबंध, जब दो दो बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे डबल बॉन्ड, ऐसे बोला जाता है। 3 3 की होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन दिया है एक सहसंयोजी आबंध भी, वही आपका आंसर होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या बोले थे। अब देखिए उसमें 11 तक हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल को जीवाणु
रहित कर बनाने में उपयोगी। हाँ देखो विरंजक चूर्ण पेपर में आता है कितनी बार। इसका सूत्र होता है CaOCl। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है बाबू? CaOCl2। एक दूसरा नाम होला ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या नाम होता है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका निर्माण कैसे करोगे? कहा जाता है कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन की मात्रा को प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण। यही है बुझे हुए चूने में। इसका नाम क्या है जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। बुझे हुए चूने में क्लोरीन की मात्रा को प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनों के मध्य मतलब विकारकों के आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है उसे उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना उपभाग 3 बायो। ठीक है, तो इसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे हैं, हाँ देखो पादप में जो जाइलम होता है, पादप में जो जाइलम होता है, ठीक है, पादप में जाइलम जल का वहन का कार्य करता है, जल के वहन का कार्य करता है। उसके बाद मेंडल ने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था आपको मालूम होगा? मटर पे। मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किस पौधे पे किया? मटर पे। उसके बाद है मादा जनन तंत्र नहीं है, तो देखिए मादा जनन तंत्र में, जनन तंत्र में अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंबवाहिनी भी होती है। जबकि नर में आपका शुक्रवाहिका होता है। ठीक, उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए, तो आप जानते हैं स्वपोषी पोषण यदि आपको निकालना होगा तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है, सनलाइट का भी होता है। ठीक, ये सब स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है। सन का मतलब सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो क्या बोलोगे कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश, ये चारों की उपस्थितियां होनी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट। आगे लिख ले बा अलैंगिक जनन इंपॉर्टेंट है 19 नंबर है, वो जो स्टार लगा उसको नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में। किसमें होता है बाबू? अमीबा में। ठीक है, मुकुलन द्वारा अमीबा ही होना चाहिए। बी लिखा ईस्ट में होता है, सॉरी। अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता है बाबू? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। ठीक है, अब देखो इसके बाद लिखा है किरण आरेख हमने बताया कि अभी बनाना है, उसमें भी अब नेत्र में पढ़ाना है आपको। और इसमें कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, माने वस्तु को यदि 100 मीटर तक भी देखा जाए तो आराम से देख सकता है। माने आपका कौन सा है? खंड ब का देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे खंड ब। ठीक, वैकल्पिक क्वेश्चन हो गया। खंड ब में दूसरा, क्योंकि पहला हम किरण आरेख, आपको किरण आरेख वाला वीडियो एक डालेंगे पेपर के समय। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से, निकट का मतलब क्या होता है? निकट की वस्तु लिखोगे, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कभी भी यदि निकट दृष्टि दोष आ जाए तो पहला ऑप्शन सही, अवतल लेंस। इससे पूछा भी है। कह रहे पीड़ित, देखिए इसमें
100 मीटर यानी वस्तु का प्रतिबिंब यदि आपकी आंखों में कहाँ बनाना है 100 मीटर पे, सॉरी u का मान कितना दिया है जी -100 मीटर। कह रहे अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। 100 मीटर माने v का मान उसका कितना दिया है 100 ठीक मीटर। अब कह रहे इस समय की गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकार का एवं फोकस दूरी का लेंस होगा किरण आरेख। इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि आरेख बनाना है, आरेख भी बनाना सिखाएंगे हम अभी। आरेख वाला कोई वीडियो भी नहीं बदला गया, बोला गया कि केवल जो देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको भी पढ़ा रहे हैं एक बार, मतलब हर एक किरण आरेख वाला वीडियो आपके लिए डाला जाएगा। इसमें सबसे पहले करें इस पर निकट दृष्टि तो 100 मीटर की दूरी तक देखता है और उसके बाद उसको दिखाई नहीं देता है, यानी उसको दूर की वस्तु को देखना जरूरी है ठीक। नेत्र के बारे में आप लोगों को पूरा एक मानव नेत्र चैप्टर है उसमें पढ़ा दिया गया है। तो इस समय क्या हुआ आप जानते अभी बताया कि निकट दृष्टि दोष रहित अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष रहित उत्तल लेंस। बस ऑप्शन याद रखिए, निकट के लिए उत्तल और दूर के लिए, सॉरी निकट के लिए अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग, लेकिन उल्टा रही। देखिए निकट के वस्तु देखेगा कि उत्तल लेंस, दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस, याद रखना। तीसरा है ओम का नियम क्या है ठीक, ओम का नियम माइनस में कर लीजिएगा क्योंकि मान लीजिए की दूरी माइनस में ही आएगी क्योंकि आपका अवतल लेंस पे व्यू भी तीनों निगेटिव होता है। ओम का नियम क्या होता है ये भी वीडियो डाला गया है। बोलोगे इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो नियतांक मिलेगा R × I तो R बराबर V बटा I, जहाँ R आपका वैद्युत प्रतिरोध होता है, पढ़ाया गया है। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है परिपथ बनाइए। अभी बताया कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, घनत्व पर, लेकिन आकार पर निर्भर नहीं करता है। और इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री में अगले वीडियो में भाग 2 से डाला जाएगा ठीक, और उसके बाद ये मतलब केमिस्ट्री और बायो अगले वीडियो में डाला जाएगा। ओके।